हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स दैट इज़ द ओशियन, पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So in our part 2 video we have already studied about the terrestrial habitats जो कि थे desert, mountain region and the grassland. आज हम aquatic habitat के बारे में पढ़ने वाले हैं। aquatic शब्द एक्वा से आया है जिसका मतलब है वाटर। तो जहाँ पे चारों तरफ हमें पानी ही पानी नजर आता है, ऐसी जगह को एक्वेटिक हैबिटेट्स बोला जाता है। और जो एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे पानी से भरे हुए जगह में रहते हैं, उन सभी प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है और एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स। द हैबिटेट्स हैविंग वाटर ऑल अराउंड are called aquatic habitats, and we have two important aquatic habitats. First is the ocean, which is a large area of the sea. It is salty because the water has salt dissolved in it. और दूसरा वाला है fresh water habitat, that is pond, river, lake. इनका पानी सादा पानी होता है, इनमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता, एंड वी कॉल देम एज फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। कि द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स, वी कैन नॉट सी दीज टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द ओशियन वाटर। क्योंकि ओशियन वाटर का जो सॉल्ट होता है उसमें सिर्फ अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स ही ग्रो कर पाते हैं। फ्रेश वाटर वाले फिश सी में जाके नहीं रह सकते, और वैसे ही सी में रहने वाले, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो फ्रेश वाटर में जाके नहीं रह सकते। Let us first discuss about oceans and the type of animals we see here. समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से को हम ओशियन कहते हैं। A very large area of sea is called an ocean. और सबसे ज़्यादा हमें वाटर बॉडी में जो देखने को मिलता है that is the fish. Different variety of fish. फिश को अगर हम लैंड में रख देंगे तो फिश मर जाती है, वो लैंड में नहीं रह पाती। फिश का बॉडी का स्ट्रक्चर पानी में रहने के लायक ही बना हुआ है, और इसीलिए ये सभी फीचर्स फिश के एडेप्टेशंस हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। फिश हैज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब फ्रंट एंड बैक पोर्शन ऐसा पॉइंटेड होता है, जिससे कि वो पानी को कट करके आसानी से स्विम करके आगे पीछे कर पाए। फिश के पास गिल्स होता है, जिससे कि वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को आराम से एब्जॉर्ब कर सके, ब्रीद कर पाए। फिश के स्केल्स स्लिपरी होते हैं, जिससे कि कोई भी इन्हें पकड़ ना ले और वो अपने आप को उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। फिश के टेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो स्विम कर पाती है। फ्लैट फिन्स होता है उसके, जिससे कि वो डायरेक्शन लेफ्ट राइट आराम से जा पाती है और अपने बॉडी का बैलेंस बनाए रखती है। सो दीज 5 पॉइंट्स आर द इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस इन फिश। ज्यादातर जो सी एनिमल्स होते हैं उनके स्ट्रीमलाइंड बॉडीज होते हैं। दिस टाइप ऑफ शेप ऑफ द फिश helps it to move easily in the sea water, but there are some sea animals जिनके streamlined body shape नहीं होते, जैसे squid और octopus। octopus का shape आपने फोटो में देखा होगा, it is very rounded और उसके 8 legs होते हैं। so this is not a streamlined shape, and most of the time octopus and squid they stay deeper in the ocean near the seabed and catch their prey when it moves। लेकिन जब वो swim करते हैं, जब वो move करते हैं पानी के अंदर, they make their body shape streamlined। बिल्कुल एक streamlined पोजीशन की तरह अपने हेड को और अपने सभी लेग्स को streamlined शेप में लाकर ही वो swim करते हैं। Then the point number 2, we all need oxygen for our living। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं। So most of the sea animals have gills for this purpose। Most of the fish में गिल्स उनके हेड के साइड में यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो जब वो पानी को अपने मुंह के अंदर से लेती है, ये गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर बाकी एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाता है। The fish, squid, octopus and other living things in the sea water all have gills with them।
लेकिन ओशियंस में कुछ कुछ सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास गिल्स नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल द डॉल्फिन एंड द व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. सो फॉर दैट पर्पस दे हैव अ स्पेशल बॉडी पार्ट नोस्ट्रिल्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ देयर हेड. उनके सिर के ऊपर इस तरीके का नोस्ट्रिल्स रहता है जिसका नाम है BLOW ब्लो HOLES होल्स. ब्लो होल्स जिसके सहारे वो अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं. They take in the air through these nostrils and these blowholes allow them to breathe in air when they swim near the surface of the water. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पिक्चर में देखा होगा व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो है वो पानी में ऊंची ऊंची छलांग लगाते रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, ऊपर सरफेस में आके वो ब्रीद करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और सरफेस पे आके ब्रीद इन करके ऑक्सीजन लेके वो दोबारा वाटर में चले जाते हैं. एंड डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. एक लंबे टाइम तक वो पानी के अंदर विदाउट ब्रीदिंग रह सकते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा सरफेस पे आके ब्रीद करते हैं. और इसीलिए जब भी हम उनको पिक्चर्स में देखते हैं हम हमेशा उन्हें छलांग लगाते हुए देखते हैं. दे कम टू सरफेस ऑफ द वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम जस्ट टू ब्रीद इन द एयर. और क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं है, presence of the nostrils that is the blowhorns only is an important adaptation for breathing in dolphins and whales. Next, let us study some important adaptations of the plants which are present in the freshwater body, that is the pond, lakes and rivers. These are called freshwater aquatic habitats and the plants which grow in this type of water are called aquatic plants. फ्रेश वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले उन 3 तरह के प्लांट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं. पहला जो टाइप है उस टाइप के प्लांट पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. जैसे कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये वाला प्लांट है, ये पानी के सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है. इसके रूट्स भी पानी में ही है. सो दिस प्लांट इज कॉल्ड एज वाटर लेट्यूस, LETTUCE, water lettuce. And the second example is the water hyacinth, HYACINTH, synth. Water hyacinth is very common. अगर आपने कभी विलेज का फील्ड ट्रिप किया हो तो आपको इस टाइप के प्लांट्स पानी में उगते हुए बहुत नजर आएंगे. एंड सेम फॉर द वाटर लेट्यूस ऑल्सो. इसके स्टेम, लीव्स एंड रूट्स सभी पानी में फ्लोट करते हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी में पूरे डूबे हुए रहते हैं. उनका कोई भी पोर्शन हमें पानी के ऊपर नजर नहीं आता. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड. सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए रहते हैं पानी के अंदर. द रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर एट द बॉटम ऑफ द रिवर बेड. इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो पानी के ही नीचे सॉइल के अंदर फिक्स किए हुए रहते हैं और उनका जो स्टेम, लीव्स होता है ये सभी भी पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं. The first example what we can see in this picture is the hydrilla plant. Try to observe the leaves of the hydrilla plant. ये बहुत ही छोटे छोटे हैं and these leaves are very different from the plants and trees what we can see in our surroundings. ये छोटे छोटे leaves ही इस टाइप के प्लांट्स का एक टाइप का एडेप्टेशन ही है जो हम आगे पढ़ेंगे. हाइड्रिला की ही तरह एक और एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट है दैट इज द वैलिसनेरिया. VALLIS लिस NERIA रिया. वैलिसनेरिया प्लांट यूजुअली अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आपने इस टाइप के प्लांट्स को ज़रूर देखा होगा. ये पानी में ही डूबे हुए रहते हैं. इनके रूट्स वाटर में ही फिक्स्ड होते हैं और इनके जो स्टेम होता है, लीव्स होता है, ये पानी में ही फ्लोट करते रहते हैं. Then we have the third type of plant which is shown in our NCERT textbook here. It is partly submerged in water. मतलब प्लांट का आधा हिस्सा पानी के अंदर, प्लांट का आधा हिस्सा पानी के बाहर. Some aquatic plants are partly, that is half portion, submerged in water. Roots are fixed at the bottom of the lake or river and the stem grows up to the surface of the water. इनके स्टेप surface of the water के ऊपर ग्रो करते हैं. इनके फ्लावर्स भी ऊपर ग्रो करते हैं और लीव्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं. लीव्स एंड फ्लावर्स आर above the surface of water and it floats on surface of water.
वन सच एग्जाम्पल अराउंड अस इज द वाटर लिली प्लांट। इस टाइप के प्लांट भी आपने ज़रूर देखे होंगे। इनका जो स्टेम पोर्शन होता है ये पानी के ऊपर ही ग्रो करता है, जबकि जो लीफ पोर्शन होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। और इसका जो रूट है वो पानी के नीचे एकदम सॉइल तक जाता है और वहां पे सॉइल को वो एंकर करके पकड़े खड़ा रहता है। नाउ हियर वी हैव टू लर्न सम एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में कोई भी चीज, आपने रेटिंग पढ़ा होगा ना फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर पानी में डूबी हुई रहती है तो वो रॉट करती है, सड़ जाती है। तो फिर इस टाइप के प्लांट्स जो पूरी जिंदगी पानी के अंदर गुजारते हैं, कुछ तो स्पेशल फीचर्स होगा उनमें कि जिससे कि वो सड़ते नहीं, वो डैमेज नहीं होते, खराब नहीं होते। सो दोज आर बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशंस इन दिस प्लांट्स, दे आर एबल टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। सबसे पहले रूट का फंक्शन क्या होता है। हमारे यहाँ के जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज हम देखते हैं, उनमें रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो तो खुद ही पूरा का पूरा बॉडी या फिर आधा बॉडी उनका पानी में डूबा हुआ रहता है। तो रूट को ऐसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का एज सच कोई फंक्शन होता नहीं। रूट का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, जस्ट टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। पानी के अंदर वो अपने जगह को पकड़ के खड़े रहे, पानी के फ्लो के साथ साथ कहीं वो फ्लो होके ना चले जाए, बस इतना ही उनका काम है। दैट इज द रीजन द एक्वेटिक प्लांट्स हैव वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल रूट्स जस्ट टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज द स्टेम। स्टेम का काम क्या होता है? to bear the leaves, fruits and other parts of the plant। और हमें ये भी पता है कि पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर जो भी हल्की चीज़ होगी सिर्फ वही तैरेगी, भारी भारी चीज़ें पानी में डूब जाएगी। तो इसीलिए इन प्लांट के स्टेम को ऐसा होना पड़ेगा, इतना हल्का होना पड़ेगा कि जिससे वो पानी के ऊपर ऊपर तैर पाए। और इसीलिए इनके जो स्टेम होते हैं, द स्टेम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर हॉलो एंड दे आर लाइट इन वेट। हॉलो का मतलब एकदम पाइप की तरह, सिर्फ इनका बाहर का स्टेम का पोर्शन ही रहता है, अंदर से पूरा खाली होता है। दैट इज हॉलो। यहाँ पे एयर, हवा भरी हुई रहती है और इसी कारण ये हल्के होते हैं, पानी के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। पानी के सरफेस के ऊपर उनके लीव्स को भी फ्लोट करना होता है, इसीलिए इनके लीव्स में वैक्सी कोटिंग होती है। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ वाटर लिली के पत्तों में अगर आप पानी की बूंदे दे देंगे तो वो बूंदे कैसे हिलती रहती, वाटर प्रूफ की तरह ये पानी की बूंदे एकदम फ्लोट करती रहती हैं। सो दैट इज बिकॉज द लीव्स हैव अ वैक्सी लेयर ऑन देम, जिससे कि ये पत्ते पानी में डूब के सड़ते नहीं, रॉट नहीं होते। What about those aquatic plants that are completely submerged in water? पूरे पानी में डूबे हुए रहेंगे तो क्या ये सड़ नहीं जाएंगे? Water is continuously flowing. वाटर कभी भी स्टिल नहीं होता, वो फ्लो करता रहता है। तो पानी के बहाव के साथ साथ क्या ये प्लांट भी अपने रूट से उखड़ के फ्लो होके नहीं चले जाएंगे? तो इस चीज़ से बचने के लिए उनके जो लीव्स होते हैं, द एक्वेटिक प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। बहुत ही पतले पतले लीव्स होते हैं उनके, जैसे कि हम इस फोटो में देख रहे हैं, और रिबन की तरह होते हैं, ताकि पानी के फ्लो के साथ साथ ही वो आसानी से बेंड हो पाएंगे अलोंग विद द फ्लोइंग वाटर, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट डैमेज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। पूरे पानी में सबमर्ज्ड, डूबे हुए एक और प्लांट हमने पढ़ा था, दैट इज द हाइड्रिला प्लांट। कुछ कुछ प्लांट में पत्ते हाईली डिवाइडेड होते हैं। हाईली डिवाइडेड होने का मतलब पत्ते बहुत ही छोटे 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 और डिवाइडेड होते हैं। इसका फायदा ये है कि जब भी पानी इसके ऊपर से फ्लो करता है तब वो इन पत्तों को डैमेज नहीं कर पाती, एंड दैट इज द रीजन पानी में डूबे रहने के बावजूद भी ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। सो दीज टाइप ऑफ हाईली डिवाइडेड लीव्स आर द एडेप्टेशन in the submerged aquatic plants of pond, river and lakes. So these were few points about the plants. Let us see some animal examples which we can see in the fresh water. तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा क्रीचर है जो दोनों पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। इट कैन लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड, एंड दीज टाइप ऑफ एनिमल्स, दिस टाइप ऑफ क्रीचर्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, दोज हु कैन स्टे लिव इन बोथ द प्लेसेस। तो अगर कोई चीज लैंड में भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है, तो उसके बॉडी में जरूर कुछ एडेप्टेशंस होंगे, इसी वजह से वो दोनों जगह पे आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं।
सो लेट अस लर्न अबाउट सम एडेप्टेशन इन फ्रॉग। सबसे पहले वो सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि बिना ब्रीदिंग किए तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो जब फ्रॉग्स पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं, व्हेन दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, देयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। वो अपने स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। और जब फ्रॉग के एग्स होते हैं, एग्स में से जो उनके बेबीज़ निकलते हैं, जिन्हें हम टैडपोल्स बोलते हैं, टैडपोल्स के पास तो अपना गिल्स होता है। गिल्स से ही वो बिल्कुल फिश की तरह ब्रीदिंग कर पाते हैं। और जैसे जैसे ये टैडपोल्स ग्रो करके बड़े होके फ्रॉग बन जाते हैं, इनके जो गिल्स होते हैं वो चेंज होके लंग्स बन जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो ज़मीन पे होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह नाक से सांस लेते हैं और लंग्स से ही उनका ब्रीदिंग चलता है। अब फ्रॉग का खाना क्या है? ग्रास हॉपर है, स्मॉल इंसेक्ट्स है, जिसे उसे पकड़ पकड़ के खाना है। ग्रास हॉपर तो उड़ जाएगा अगर ध्यान से नहीं पकड़ेंगे, तो इंसेक्ट्स भी उड़ जाएंगे। तो इसीलिए फ्रॉग को स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स मिलने चाहिए, जिससे कि वो जंप करके अपने खाने को पकड़ पाए। तो दिस इज द सेकेंड एडेप्टेशन इन फ्रॉग। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स सो दैट दे कैन लीप and catch their prey very easily. और तीसरा एडेप्टेशन, उनको पानी में स्विम करना है। सो दैट इज़ द रीज़न दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब हमारे उंगली जैसे सिंगल सिंगल खुले खुले होते हैं, इनके दो उंगलियों के बीच में ऐसा वेब नेट जैसा डिज़ाइन होता है। और इसी की वजह से वो पानी में पानी को कट करके आराम से स्विम कर पाते हैं। जैसे आपने बोट में देखा होगा ना, जो बोट के ओर्स होते हैं उनका डिज़ाइन कैसा चप्पू जैसा होता है। तो इस चीज़ की वजह से हम पानी को पुश करके आगे निकल पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। सो सेम चीज़ हमारे फ्रॉग के पैरों में भी होता है। These kind of webbed feet helps the frog to swim in the water. So till now we have discussed only a few common animals and plants in our surroundings. लेकिन इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे variety of living animals हैं, living plants हैं, जिनके अपने अपने खुद के adaptations हैं, और उन्हीं adaptations की वजह से वो अपने surrounding में survive कर पाते हैं। अपने चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे क्रीचर्स जिनमें जान होती है। लेकिन हम कैसे पता करें कि कौन सा चीज़ जिंदा है और कौन सा चीज़ जिंदा नहीं है? हाउ डू वी फाइंड आउट समथिंग इज लिविंग एंड समथिंग इज नॉन लिविंग? वो चीज़ डिपेंड करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सभी लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, और जिनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 4 वीडियो में। सो स्टे ट्यून, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।